क्योंकि हमने आपका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया तो बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन वो भी कम हो गई। कैसे कम हुई मैं आपको बताऊंगा, सभी के लिए कम होगी। इसके अलावा इन 2 दिन में 48 आवर्स में रिलीफ इन कॉन्स्टिपेशन, जैसा आपने बताया, नींद बेटर हो गई, आपने बताया स्टमक एक, पेट का दर्द वो भी कम हो गया। तो ये सारे 2 दिन का कमाल है। आगे चलते हैं। जतुनी बेन वी पटेल है यहाँ पे। जतुनी बेन, आप प्लीज बैठिए। आप डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट हैं, राइट? अब टाइप 1 है या टाइप 2 है इसमें भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये पक्का है कि आप इंसुलिन पे थे, 4 यूनिट इंसुलिन पर डे, लेकिन आप 0 इंसुलिन पे हैं, 0 इंसुलिन, है ना? छूट गया इंसुलिन। इंसुलिन छूटने के बाद भी इनका जो फास्टिंग ब्लड शुगर आया वो आया 86। इंसुलिन तो छूट ही गया, ब्लड शुगर उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है, इवन नीचे है। आपका बाउल क्लियरेंस हो गया है, नी पेन जो था पहले वो बेटर हो गया है। ये उपलब्धि है 2 दिन की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। रिदिमा, रिदिमा स्मॉल किड, आर यू देयर? अभी नहीं आई है, जब आई डिनर में होगी ना, तो इस जब आएगी तो इनके बारे में बात करेंगे। टाइप 1 चाइल्ड। मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन जी हैं यहाँ पे? हाँ आप हैं ना, प्लीज बैठिए। आप जब आए थे तो 28 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे आप आए थे। आज मेरे ख्याल से 10 यूनिट इंसुलिन लिया आपने, 12 यूनिट लिया है। 28 से लेके 12 तक तो पहुंच गए, राइट? 12 से 0 पे आ जाएंगे। आपका नी पेन अच्छा हो गया, बाउल क्लियर हो गया, नींद भी अच्छी हो गई, जैसा आपने रिपोर्ट किया आज। तो ये सारी आज की आपकी 2 दिन की आपकी उपलब्धि है। परमजीत कौर, आर यू देयर? पीछे वहां बैठी हैं, ठीक है। आप जब आए थे तो 46 यूनिट ऑफ इंसुलिन पे आए थे। आज आपने 46 से उस दोनों दिन में 20 यूनिट इंसुलिन पे हैं आप, राइट? आधे से ज़्यादा कम हो गया। तो इसके अलावा आपकी नींद भी अच्छी हो गई है और नी पेन जो था वो भी कम हो गया, जैसा आपने रिपोर्ट किया। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। हेमंत कुमार तयल है, वेरी गुड, इधर बैठे हैं, प्लीज बैठे रहिए। आप 64 यूनिट इंसुलिन पे आए थे, आज 0 यूनिट इंसुलिन पे है, पूरा ही छूट गया। ये तो अच्छा हो गया। 0 यूनिट इंसुलिन पे आपका ब्लड शुगर, 4 बजे का ब्लड शुगर हमने लिया था वो 250 था, 250। तो 250 इंसुलिन इज ओके विदाउट, 250 ब्लड शुगर इज ओके विदाउट एनी इंसुलिन। आप में सिम्टोमेटिक रिलीफ में आप में एनर्जी लेवल बढ़ गया है, ऐसा आपने आज रिपोर्ट किया है। तो ये अच्छी ग्रोथ है 2 दिन के हिसाब से, तो बड़ा सही है। अनंता नंदी, अरे देर आप हैं, ठीक है। एक तो आपने सिट्रजिन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया, दवाइयाँ सारी आपकी बंद हो गई, राइट? और सेल्फ आपने खुद ही डिसकंटिन्यू कर दिया, और आपका उसके बावजूद भी आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, ब्लड शुगर की दवाई बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई, ब्लड शुगर आपका फास्टिंग 120 आया है, और ब्लड प्रेशर आपका विदाउट एनी मेडिसिन 130/80 आया है। तो लेग पेन पहले से बेटर है, और नी पेन भी पहले से बेटर है। इचिंग भी थोड़ी कम हुई है, खुजली खुजली में भी रिलीफ मिला है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला है, दवाइयाँ छूट गई हैं, और पैरामीटर भी कंट्रोल में आ गए हैं। गुड, बहुत अच्छा है ये। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी, ठीक है। आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन बंद हो गया, गायब हो गया, और उसके बावजूद भी ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन्ड है 130/90। सारे पेन बेटर हो गए हैं। कॉन्स्टिपेशन अभी भी है, कॉन्स्टिपेशन भी चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं जाता है, मान लो 4 दिन हो गए, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, 4 दिन में भी कॉन्स्टिपेशन नहीं जाता है, तो 8-10 आंवला लेना है, उसको कूटना अच्छी तरह से, कूट के उसका जूस निकालना है कपड़े से, आधा कप जूस बनेगा, उसको खाली पेट पीना है। जब कॉन्स्टिपेशन बहुत जिद्दी होता है जिन लोगों का, उनको ही यही बताते हैं, सबको करने की आवश्यकता नहीं है। खाली पेट ऐसा अगर लेंगे 3 दिन या 4 दिन तक, तो कॉन्स्टिपेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू लूज मोशन। जिस दिन लूज मोशन होगा तो आप समझ लीजिए कि इंडिकेशन है कि आंवले का जूस छोड़ देना है, और ये डाइट तो कंटिन्यू करना है। तो वेरी सिंपल, या तो कॉन्स्टिपेशन आपका कल तक ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होगा तो परसों से घर पे जब जाएंगे
तो जो मैंने आपको बताया वो करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन तो ठीक होना ही है। कॉन्स्टिपेशन कितनी भी पुरानी क्यों ना हो वो ठीक हो ही जाती है ज़्यादातर लोगों का विद दिस डाइट इटसेल्फ। इफ़ नॉट देन जो मैंने आपको बताया आंवले का पैक जूस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आंवला आपको ताज़ा आंवला लेना है, अभी तो आंवले बड़े अच्छे मिल भी रहे हैं, और उसको ही आपको इस्तेमाल करना है। निशित जोशी आप है ना, आप दवाई मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से, आपकी दवाइयाँ छूट गई हैं, ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया है और कोई कंप्लेंट भी नहीं है, मतलब पूरी तरह फिट हो गए, राइट। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यानी कि आपने जो 5 दवाइयाँ यूज़ की पिछले 2 दिन में, वही 5 दवाई का कमाल है। टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, हीट एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट मेडिसिन। नसीब पूर्णिमा, नसीब फर्स्ट नेम ही समझ आप है ना, पूरा नाम क्या आपका? पुनिया, नसीब पुनिया। आपका चेस्ट पेन में आराम मिला है, एनर्जी लेवल बेटर हुआ है ना। और जो दवाई कभी कभी लेते थे उस दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ नहीं लेना और आगे भी कहीं नहीं लेना, दवाई मुक्त हो गए और चेस्ट पेन में रिलीफ मिल गया। चेस्ट पेन में रिलीफ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, जिन जिन का चेस्ट पेन है वो देखेंगे इफ़ नॉट 3-4 डेज, 7 डेज, 10 डेज में चेस्ट पेन चला ही जाता है। क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जब हम पैदा हुए थे, जिस तरह से जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो एक स्टेपनी होती है, उस वक्त उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है। जिस दिन एक टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी हम यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली गॉड का बनाया हुआ कोलेटरल आर्टरीज का पूरा एक नेटवर्क हमारे बॉडी में है जो कि स्विच ऑफ है। कोलेटरल आर्टरीज खुलते कब हैं? जब आप फूड एज मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन यूज करते हैं तो कोलेटरल आर्टरी खुलने लगते हैं। कोलेटरल आर्टरी खुल जाएंगे तो वो पेन चला जाएगा। अगर आपका पेन चला गया तो समझ लीजिए कोलेटरल आर्टरी खुल गया। सो कोलेटरल आर्टरीज आपके खुल गए हैं। वो खुलना कोई बड़ी बात नहीं है, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। यूएस में जब किसी का ब्लॉकेज होता है तो उसको 3 ऑप्शन देते हैं ब्लॉकेज खोलने के लिए, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी या नेचुरल बाईपास। अगर तो बोलेगा नेचुरल बाईपास तो उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना है, वही उसकी दवाई है। क्योंकि वो उसकी दवाई है तो इंश्योरेंस में फूड एंड रॉ वेजिटेबल एज ए दवाई, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल एज ए दवाई आपको मिलेगी, ये नियम है वहाँ पे, राइट। तो जो नेचुरल बाईपास है ये एमबीबीएस एमडी में पढ़ाया जाता है कि जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला डाइट पे रहते हैं तो हमारे आर्टरीज खुल जाती हैं, और आर्टरीज खुल गया तो यही तो हम चाहते हैं। उसके लिए सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं। सुबह मैंने बताया था अगर वो करेंगे भी तो वो नुकसानदेह है, राइट। तो यानी कि आपके जो नेचुरल बाईपास है वो हो गया, उसका फ़ायदा आपको मिल गया। रिदिमा यहाँ पे है, पीछे है सबसे, ठीक है, बैठिए। रिदिमा वही है जिसको चॉकलेट खाना है, याद आ गया आपको? हाँ, तो आप 64 यूनिट इंसुलिन पे आई थी। 64 यूनिट इतने छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए भी ज़्यादा है। 64 यूनिट इंसुलिन पे आई थी, लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ आज और कल में 20 यूनिट इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी, 20 यूनिट ईच, है ना। तो 64 से 20 पे आ गए, 20 से 0 पे आना है। 0 पे कैसे आना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सुबह भी बताया था, लेकिन ये ज़रूरी है कि बार बार बताया जाए ताकि आप भूलें ना इसको। कौन सी चीजें हैं जो आपकी शुगर को डिस्टर्ब करती है, मैं उसका लिस्ट आपको बता रहा हूं। कोई भी चीज जो रिफाइंड होती है, रिफाइंड कौन सी चीज होती है? जो पैकिंग में आती है, नमकीन है, बिस्किट है, ब्रेड है, कोल्ड ड्रिंक है, रिफाइंड कैटेगरी। रिफाइनिंग थिंग्स इंक्रीज द ब्लड शुगर, नंबर 1। नंबर 2, ग्रेन्स, अनाज, जिसे अनाज बोलते हैं, जैसे चावल है या गेहूं है, इवन मिलेट्स है, बाजरा है, रागी है, जो भी अनाज होता है, ये सारे के सारे अनाज आपके ब्लड शुगर को एकदम बढ़ा देते हैं। अगर आप बोलते हैं चॉकलेट ज़्यादा आपका ब्लड शुगर बढ़ाएगा कि अनाज ज़्यादा बढ़ाएगा, अनफॉर्चुनेटली अनाज, जिस पे कोई शक नहीं करता है क्योंकि हम बचपन से खाते आए हैं, हमारे पुरखे भी खाते आए हैं, तो लगता है इससे कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, लेकिन अनाज से गड़बड़ होता है। जिनको गड़बड़ नहीं होता है ज़्यादातर लोग हैं, तो वो तो अनाज खाते रहें,
लेकिन जिनको गड़बड़ होता है, फॉर एग्जांपल रिदिमा के केस में अभी भी 20 यूनिट इंसुलिन को कम करना है हमें, तो अनाज को छोड़ना होगा। अब अनाज को कैसे छोड़ें? तो उसके लिए आटा बनाना है, जीरो ग्रेन आटा। जीरो ग्रेन आटा आप सब लोग कोशिश कीजिएगा घर पे कि आपने एक मुट्ठी नट्स ले लिए, बादाम ले लिया, एक मुट्ठी मूंगफली ले लिया, एक मुट्ठी सनफ्लावर सीड ले लिया, एक मुट्ठी चिया सीड ले लिया। ये चारों को अलग अलग मिक्सी में आप पीसेंगे, कोई भी मिक्सी में, और इनको मिला देंगे तो ये बन जाएगा जीरो ग्रेन आटा। इस आटे से आप रोटी बनाइए और इस रोटी को आप खाइए। टेस्ट बेटर है पहले से, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है। सबसे बड़ी बात, ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा, जिससे आपको इंसुलिन लेने की आवश्यकता हो सकता है बिल्कुल ही ना पड़े फिर, राइट। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ब्लड शुगर को डैम्प करता है, एकदम से नहीं बढ़ाता है। तो इसके अलावा ब्लड शुगर किन चीज़ों से बढ़ता है वो आज मैं आपको, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, इससे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो तब आप जो गुंजाइश रह गई है, थोड़ी बहुत इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, वो गुंजाइश भी चली जाएगी। शमीमा खातून है यहाँ पे? आप हैं, ठीक है। आप दवाइयाँ ले रही थी और ब्लड शुगर की दवाई ले रही थी, वो दवाई आपकी बंद हो गई, और दवाई बंद होने के बाद भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है 178 आज का। तो मेडिसिन फ्री एंड ब्लड शुगर फ्री, डायबिटीज़ फ्री। इसके अलावा हेडेक जो था वो भी कम हो गया, नेक पेन जो था वो भी कम हो गया, नींद है वो पहले से बेटर हो गई, सिम्टोमेटिक रिलीफ, राइट, मेडिसिन फ्री। यानी कि यही सारा तो हमारा गोल था, ये पूरा का पूरा गोल आपने अचीव कर लिया, दैट इज वंडरफुल। हिमांशु जैन, वो पीछे आप बैठे हैं हिमांशु जी, बिल्कुल पीछे बैठे हैं। सारी दवाइयां बंद कर दिया, बीपी की दवाई बंद कर दी, शुगर की दवाई बंद कर दी, सप्लीमेंट्स बंद हो गए, और अब ब्लड शुगर इनका आया 117 और ब्लड प्रेशर आया 136/84। सारी दवाइयां बंद हो गई, ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, राइट। और ऊपर से सिम्टम्स, साउंड स्लीप, नी पेन कम हो गया है, अब जो डिस्कम्फर्ट्स थे वो कम हो गया है, लेकिन गैस की दिक्कत अभी भी है जैसा आपने बताया, वो भी चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, आप में से 10% लोग ऐसे होंगे या 5% लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे उल्टा गैस की दिक्कत बढ़ गई है, राइट, ऐसे कुछ लोग हैं। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ 10%। किसी भी एक ग्रुप में अगर 100 पेशेंट होते हैं तो 10 पेशेंट बोलते हैं हमारे तो बढ़ गए, जैसा आप बोल भी रहे हैं। तो यहाँ पे क्लू ये है, जो खाना रॉ खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, उसको थोड़ा स्टीम कर लेना है। उसको स्टीम करने से चांसेस हैं कि गैस की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी। स्टीम लेना है 15 दिन 20 दिन तक, फिर दोबारा टेस्ट करने के लिए रॉ वेजिटेबल्स एक दिन लेके देखना है। अगर दोबारा से गैस बन रहा है तो दोबारा स्टीम पे आना है। हिट एंड ट्रायल, इट इज हिट एंड ट्रायल। तो सबको नहीं, 90% को कोई फर्क नहीं पड़ा, 10% को कहा कि गैस बढ़ गया, तो 10% को सूट करेगा स्टीम्ड वेजिटेबल। थोड़ा बहुत बॉयल भी कर सकते हैं उसको, तो उससे हो सकता है कि गैस की जो एक बढ़ने की प्रवृत्ति है वो कम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विवेक श्रीवास्तव है यहाँ पे? हाँ, इधर बैठे हैं, ठीक है। बीपी की गोली आपकी छूट गई जो आप ले रहे थे, और बीपी भी आपका नॉर्मल हो गया 130/90, परफेक्ट। और बॉडी पेन भी कम हो गया, हील का जो पेन था वो भी कम हो गया। तो अच्छी बात है, 2 दिन में इतनी उपलब्धि काफ़ी है। अब आगे बात करते हैं श्रवण कुमार अग्रवाल, आप हैं, इधर बैठे हुए हैं। श्रवण कुमार अग्रवाल जी, आपका बीपी मेडिसिन ले रहे थे वो फ्री हो गया, खत्म हो गया, बीपी आपका नॉर्मल हो गया 130/90, नींद भी इंप्रूव हो गई, एनर्जी लेवल भी बढ़ गई। तो यानी कि आपका जो काफ़ी सारा गोल पूरा हो गया। तो ये कुछ लोग जिनको इन 2 दिन में ही एक क्लियर कट इफेक्ट दिखा है वो ये हैं जिनको मैंने बताया। आप देखेंगे कि कुछ लोग और कल इस लिस्ट में जुड़ जाएंगे, हर दिन जुड़ते रहेंगे, राइट। तो करना सभी को सेम ही चीज है, सिमिलर चीज है, लेकिन हर एक के रिजल्ट्स किसी के 1 दिन में आते हैं, किसी को 5 दिन लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है। रिजल्ट सभी का आ जाता है, ये मैंने क्लियरली देखा ही देखा है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको कर सकें, बॉडी के अंदर जो घपला हुआ है वो घपला बॉडी धीरे धीरे ठीक करता है। कौन सी चीज पहले ठीक होगी, किसका पहले ठीक होगा, ये हम नहीं जानते। सिर्फ ये जानते हैं कि यही एक तरीका है दोबारा से एवरीथिंग को पटरी पे लाने का। यही एक तरीका क्यों है, कैसे है, पीछे का साइंस क्या है, वही आज हम समझेंगे। उसको समझाने के लिए मेरे पास है द सर्केडियन डाइनिंग टेबल। लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवाल भी हैं, पहले वो सवाल ले लिया जाए, थोड़े बहुत सवाल।
इनमें से आप में से कुछ लोगों के सवाल है जो आपके नहीं है, आपके परिवार के जो घर पे हैं उनके बारे में है, वो सवाल मैं बाद में लूँगा। जो तो इमीडिएट आपके ही सवाल है, पहले वो ले लिया जाए। श्रवण कुमार अग्रवाल, आप है ना? बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूरो, यू आर सजेस्टिंग गुड अबाउट हार्ट एंड किडनी बट आई एम मेनली कंसर्न न्यूरो, प्लीज नीडफुल। न्यूरो का मतलब कैसी प्रॉब्लम? हाँ ठीक है, बैठिए। देखिए, जो कोई भी एक पेशेंट बोलते हैं वो इनपुट सिर्फ उन्हीं के नहीं है, उनके जवाब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ब्रेन का सिकुड़ना, किडनी का सिकुड़ना, ये बातों को थोड़ा छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सीजर पड़ता है, ये तो दिख ही रहा है, तो वो इमेजिनरी नहीं, वो तो ट्रू है। सीजर से बचने का तरीका मैंने आज एक बताया था कि कुछ ऐसे भोजन है जो हमें सीजर कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑटो इम्यून को ट्रिगर कर सकते हैं, वो मैंने भोजन बता दिया। उसके अलावा जब आप 0 वोल्ट पे रहेंगे, आपको 0 वोल्ट बेडशीट मिलेगा जिस पे आप अभी सोते हैं, राइट? 0 वोल्ट पे जब रहेंगे तो उससे भी सीजर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तो नंबर 1, जो डाइट को छोड़ना है वो दोबारा बता दूंगा आज अभी। और नंबर 2, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट जब हम अर्थ के कनेक्शन में लगातार रहते हैं, जैसे कि अभी आप हैं, तो ऐसे में सीजर के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो यही आपको करना है, इससे वो ठीक हो जाएगा। इसको न्यूरो प्रॉब्लम माने, कोई भी प्रॉब्लम माने, बट ठीक ऐसे ही होगा ये। निर्मला, निर्मला जी हैं यहाँ पे? आप हैं। आई हैव ए प्रॉब्लम विद माई नीज, माई डॉक्टर एडवाइज मी फॉर नी रिप्लेसमेंट, देन आई केम फ्रॉम यूके विद बिग होप, है ना? यही देखिए, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कभी भी किसी को नहीं पड़ती, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट जिस तरह से प्रॉमिसिंग दिखता है, जैसे मानो आपके गाड़ी का पुर्जा खराब हो गया तो नया पुर्जा लगा दो, इंसान के केस में ये काम नहीं करता है। इसलिए नी रिप्लेसमेंट, चाहे नी की हालत कितनी भी बदतर हो जाए, आपको कभी भी हाँ नहीं बोलना है, कभी भी नहीं कराना है। तो करना क्या होगा? करना क्या होगा, जो अभी तक हमने बताया वो प्लस पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी में जानू बस्ती आपने किया होगा, और जानू बस्ती सिर्फ यहीं करने से काम नहीं चलेगा, 10 दिन 15 दिन घर पे भी करना पड़ेगा। तो कल जब आप घर जाएंगे तो जानू बस्ती का एक किट आपको दे दिया जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग किट होगा, आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, है ना? सबके लिए अलग अलग ऑयल, अलग अलग किट, वो तैयार हो रहा है और कल सुबह तक तैयार हो भी जाएगा। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे पेशेंट जिनको बोला गया कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जिनकी हालत ख़राब है, वो जब इस तरह के डाइट पे आते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, प्लस जानू बस्ती कर लेते हैं, तो कुछ दिनों में वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। आप ऑलरेडी इसी रास्ते पे। आपने आज भी देखा 2 दिनों में आप में से कई लोगों का नी पेन कम भी हुआ है। लेकिन 2 दिन नहीं, मैं बोलता हूँ 14 डेज, 14 डेज ऑफ जानू बस्ती, जानू पिचू। और वो कैसे करना है वो आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो कल तक सीख के ही जाइए। हर एक के लिए अलग अलग पंचकर्मा थेरेपी की जरूरत है, किसी किसी को कोई भी थेरेपी की जरूरत नहीं है। तो जिनको जिनको अगर तो पंचकर्मा थेरेपी की जरूरत है, तो जो वाले थेरेपी की जरूरत है उसका किट आपको मिल जाएगा, और वो कैसे करना है वो आपको सिखाया भी है, साथ में एक वीडियो भी मिल जाएगा, उसको देख के सीख सकते हैं। वही वाला थेरेपी आपको देंगे जो घर पे आप आराम से कर पाए, राइट? और जो बहुत ही इफेक्टिव हो, जो यहाँ भी आपको करके दिखाया है। तो इसीलिए no need of any kind of knee replacement surgery, just be on the diet and janu pichu and janu basti. ये है जयेश एल भद्रा, आप है ना? प्रोस्टेट 45 की थी, हॉट वाटर थेरेपी 1 महीने से ज़्यादा किया, पानी में मार्च के महीने में आपने ये बताया था, उसके बाद प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, ऐसा कुछ था ना जो हमारी बातचीत हुई थी? 57 हो गया। सिम्टम है डिस्कम्फर्ट? डिस्कम्फर्ट नहीं है। यहाँ पे फिर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोहराने की जरूरत है, सुबह मैंने बताया था बहुत डिटेल में। डायग्नोस्टिक पे ना जाएं, सिम्टम पे जाएं। मान लो डायग्नोस्टिक बता रहा है कि आपका प्रोस्टेट ठीक हो गया, लेकिन सिम्टम वही है या और ज्यादा है, तो किसको मानेंगे? डायग्नोस्टिक को मानेंगे, सिम्टम को मानेंगे? सिम्टम को मानेंगे। सिम्टम सच्चा है, डायग्नोस्टिक झूठी है। आपके केस में आपने बोला सिम्टम तो नहीं है लिखा, जो रीडिंग बता रहा है, तो रीडिंग का खेल हमने बहुत ही करीब से देखा है, और वो एक घपला है वो, तो उस पर ना जाएं।
तो सिम्टम ठीक हो गए मतलब आप ठीक हो गए, ऐसा मान लें। दोबारा कभी टेस्ट ना कराएं। सिम्टम अगर हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में जो 5 मेडिसिन की बात कल कर रहे हैं उसको डालने की जरूरत है। हॉट वाटर इमर्शन तभी तक करना है जब तक सिम्टम है, जब सिम्टम चले गए तो हॉट वाटर की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा बोला है उन्होंने, लेकिन ऐसा आप ध्यान मत दीजिए, तभी मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास जाइए नहीं, ना तो जाएंगे ना वो कुछ बोलेंगे आपको, है ना। ये मैं बहुत ही क्लियर, पैटी प्लीज, बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि जो भी वो बोलेंगे वो वहम क्रिएट करेंगे, और जो भी वो बोलेंगे, मान लो उन्होंने बोला कैंसर हो जाएगा, जितनी सारी बातें मैंने आपको बताया साथ में उसका एविडेंस भी दिया है जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो बात उस डॉक्टर ने बताया क्या उसका एविडेंस दिया? अगर तो नहीं दिया क्या आप मांगेंगे? आप मांगिए उनसे, कैंसर हो जाएगा कहीं लिखा है तो बताइए। मैंने जितनी बातें बताई वो सब ऑलरेडी लिखित हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, वो सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, एविडेंस दिए, आज भी दूंगा। किसी के बोलने पे नहीं मानिए, चाहे मैं बोलूं या कोई भी डॉक्टर बोले, जो एविडेंस दे उसी की बात मानिए। अच्छा, अभी आपका अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मुझे पता है कि आपके और सवाल हैं, अगर तो इसके बाद सवाल का टाइम मिलेगा तो जरूर लेंगे। बैठिए। हॉट वाटर इमर्शन जो है वो सिर्फ उतने दिन तक करना है जितने दिन तक सिम्टम हैं। जब डिस्कम्फर्ट चले गए तो उसको बंद कर देना है। वो सिर्फ उतने दिनों के लिए है, जैसे डाइट है वो हमेशा के लिए है, जीरो हमेशा के लिए है, टाइम एज मेडिसिन हमेशा के लिए। हॉट वाटर इमर्शन ओनली टिल द टाइम यू हैव डिस्कम्फर्ट, टिल द टाइम यू हैव द सिम्टम, जिनके लिए आप कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल आपने लिखा है यहाँ पे, स्टंट लगाने के बाद वॉकिंग करना जाता हूं तो चक्कर आते हैं। ऐसा होता है, इसीलिए हम मना करते हैं कि स्टंट कभी नहीं लगाना चाहिए किसी को भी जिंदगी में, नंबर 1। नंबर 2, क्या स्टंट लगाने से कोई फायदा होता है इन कंपैरिजन टू स्टंट नहीं लगाने के? तो इसके ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ। मान लो 100 पेशेंट, 100 के 100 को स्टंट लगाने बोल दिया गया, 50 ने लगाया नहीं अपनी मर्जी से, 50 ने लगा लिया। फिर उन 100 लोगों को 10 साल तक फॉलो किया गया। फिर देखा गया कि इनमें जिन लोगों ने नहीं लगाया उनमें प्रॉब्लम कम है, उनमें मृत्यु दर भी कम है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने लगाया। ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, अगर ये क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आपको जानना है तो जो किताब आपको दिया है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, उसमें इसका जिक्र है, ये एंजियोप्लास्टी का, स्टेंट लगाने का, कि स्टेंट लगाने से आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली हैं। जैसे आपने बोला चक्कर आते हैं तो नॉर्मल बात है ये। और स्टंट जहां पे लगाते हैं, क्योंकि स्टंट इज ए फॉरेन मैटर, फॉरेन मटेरियल है ना वो, तो बॉडी की प्रवृत्ति होती है कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो उसको ढकने की, उसमें क्लॉटिंग करने की, और वो फिर वो ब्लॉकेज दोबारा बन जाता है। 3 से 5 साल में दोबारा वहां पे बन जाता है। फिर डॉक्टर बोलेगा ये तो दोबारा ब्लॉकेज हो गया, एक और स्टेंट लगा देते हैं या बाईपास सर्जरी कर देते हैं, वो तो चलता ही रहेगा फिर। तो इसीलिए हमने स्ट्रिक्टली आज सुबह भी बात की थी कि स्टेंट नहीं लगाना है। कुछ और सवाल है, लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक पे आते हैं, इसको खत्म करके फिर उस पर चले जाएंगे, और जो मैं अभी बताने वाला हूं उससे भी आपके कुछ सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो हमें इस पे सर्केडियन डाइनिंग टेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। आपने देखा 2 दिनों में हम में से बहुत लोगों में बहुत सारे उपलब्धियां हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट जो कई कई साल से इंसुलिन लेते थे आज इंसुलिन मुक्त हैं या इंसुलिन रिड्यूस हो गया 2 दिन के अंदर, नी पेन वगैरह कम हो गया, नींद अच्छी हो गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप इस चीज़ को अच्छी तरह करेंगे। अब इसमें आते हैं हम, सर्केडियन क्लॉक इन द किडनी। हमारी जो किडनी है, किडनी का एक टाइमिंग है, एक पूरे 24 घंटे की। उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप 2 बोतल लें 1-1 लीटर का, एक बोतल में पूरे दिन भर में जो पेशाब आप करते हैं उसको इकट्ठा करें। एक बोतल रात सोने से पहले रख दें, दूसरा बोतल रात को अगर उठेंगे तो पेशाब उस बोतल में इकट्ठा कर लें। दिन भर का जो बोतल है उसमें जो यूरिन इकट्ठा होगा इट विल बी 3 टाइम्स, 3 गुना अधिक इन कंपैरिजन टू रात वाले का। ये है नॉर्मल सिनेरियो। लेकिन जिनकी किडनी में कोई इशू आने वाला है या आ गया है उसमें ऐसा नहीं होगा, दोनों में बराबर बराबर होगा या रात वाला ज़्यादा होगा। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ ये समझाने के लिए कि हमारे किडनी का एक टाइमिंग है, हमारे ब्लड प्रेशर का भी एक टाइमिंग है। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कल कीजिए। सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और रात के 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे है तो रात का ब्लड प्रेशर हमेशा एक जैसा नहीं होगा, नीचे हो ऐसे, राइट, अबाउट 10 to 20 यूनिट।
ये है सर्केडियन रिदम। कुछ लोगों का 10% लोगों का ऐसे या ऐसे होगा, 5% लोगों का, तो उनका हार्ट का सर्केडियन रिदम बिगड़ा हुआ है, उन्हीं में हार्ट अटैक होने के चांसेस अधिक होते हैं। हमारे बॉडी का हर ऑर्गन का एक एक टाइमिंग है। वो टाइमिंग जब भी आप सोने लगते हैं, हर दिन जब आप सोते हैं, सोने से पहले आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो हमें नींद आ जाती है। अगर मैं चाहूँ कि आपका अभी नींद दिला दूँ तो इस कमरे का टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे तो नींद आने लगेगी। क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हमारे बॉडी में एक खास तरह का हार्मोन मेलेटोनिन रिलीज होगा जो हमें सुला देती है। तो जब भी आपको नींद दिलाना हो अपने आप को तो उसका तरीका ये है कि किसी भी तरह से बॉडी के टेम्परेचर को या तो बॉडी खुद ब खुद कम कर दे, जैसा कि हर रात होता है तभी हम सो पाते हैं। जिस दिन आप नहीं सो पाते, आपको लगता है रात भर नींद नहीं आई, उस दिन हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद कम नहीं हुआ हो, तो नींद नहीं आएगी। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिस तरह से आप में से बहुत लोगों ने स्कैनर लगाया जो कि आपके ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, ठीक उसी तरह से टेम्परेचर मॉनिटरिंग या तो घड़ी भी आती है या स्कैनर आता है जो लगा लेंगे तो टेम्परेचर भी हर सेकंड का मॉनिटर होता है। उससे आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने बजे सो रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले आपका टेम्परेचर थोड़ा डिप किया होगा, तो टेम्परेचर डिप से नींद आ जाती है। तो जिनकी नींद जिनको नहीं आती है तो उनको हम बोलते हैं कि जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे का टेम्परेचर थोड़ा कम रखिए और तभी उस कमरे में जाइए जब आपको सोना हो। तो चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका यूरिन आउटपुट है, हर एक का एक टाइमिंग है, हर एक का एक साइकिल है। जब वो टाइमिंग बिगड़ जाता है तब वो ऑर्गन काम करना कम कर देती है, इसी को बोलते हैं बीमारी। तो टाइमिंग को ठीक कर लो, बीमारी ठीक हो जाएगी, राइट। तो इसे बोलते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो टाइमिंग को कैसे ठीक करें यही हमें समझना है। हमारे बॉडी के हर ऑर्गन का एक एक टाइमिंग है और वो टाइमिंग अगर बिगड़ जाएगा तो ऑर्गन कितना भी अच्छा क्यों ना हो तो वो काम ठीक से नहीं करेगा, आपको बीमारी देगा। समझाते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा है, यहाँ पे गिटार है, पियानो है, तबला वाला है, सब एक्सपर्ट है, लेकिन अगर सबका आपस में ताना बाना नहीं हो तो सब अपना सही बजा रहे हैं लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो आपको सुनाई देगा वो म्यूजिक नहीं होगा, वो नॉइज होगा। बी कॉल्ड एज ए नॉइज, नॉट म्यूजिक। तो हर प्लेयर का अच्छे से बजाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए बजाना वो इंपॉर्टेंट है। दो चीज, राइट। ठीक इसी तरह से आपका हार्ट, आपका लंग, आपका किडनी सारे अपने आप में फंक्शन करते हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में फंक्शन करते हैं। इसे कहते हैं टाइमिंग, इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। वो जब हार्मनी मिसमैच हो जाती है इसे कहते हैं सिकनेस, नॉइज। तब जिंदगी आपकी म्यूजिक नहीं होगी, जिंदगी आपकी नॉइज हो जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्केडियन रिदम कि आपको अपने बॉडी के ऑर्गन के टाइमिंग को रीसेट करना है। टाइमिंग को रीसेट करते ही आप देखेंगे कि बीमारियां जो आप बोल भी रहे हैं, सिर में दर्द होता है, गैस बन जाता है, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, वीकनेस आती है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चक्कर आते हैं, ये सारी चीजें अपने आप अपने अपने जगह पे आ जाएगी। आपको सिर्फ टाइमिंग को मैच करना है। एक म्यूजिक चल रहा है ऑर्केस्ट्रा में, उसमें से एक भी अगर प्लेयर ठीक से नहीं करेगा तो सारा का सारा म्यूजिक ही गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ एक अगर म्यूजिशियन ठीक से नहीं करेगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। चाहे आप कुछ भी कर लें, अगर हम टाइमिंग को ठीक नहीं करेंगे हमारी लाइफ म्यूजिक नहीं रहेगी, वो नॉइज ही रहेगी, राइट। हमें कई लोग बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने, मेहनत करना नहीं, सही दिशा में मेहनत करना वो इंपॉर्टेंट है, राइट, राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन क्या है इसके लिए चलते हैं। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग, पेनक्रियाज। इस एक आर्टिकल से आपको बात समझ आ जाएगी। हमारा पेनक्रियाज सुबह 8 बजे सो के उठता है, रात के 8 बजे यही टाइम पे सो जाता है। तो जब सो के उठता है तो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और उस वक्त उसको हैवी फूड की जरूरत होती है। तो अब मान लीजिए आपका, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इसको थोड़ा इलॉबरेटली आज मैं बताऊंगा। फूड, राइट, ये आपका नाश्ता है जो सुबह 8 बजे करते हैं, राइट। 8 बजे यहां रख देता हूं। दिस इज द ब्रेकफास्ट विच यू डू एट 8 AM। ये लंच है जो आप 1 बजे 2 बजे करते हैं, ओ। ये डिनर है, डिनर को आप 8 बजे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डिनर। तो ये आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर।
डिनर 8 बजे करते हैं, जबकि ये 8 बजे है। 8 बजे पेनक्रियास का सोने का टाइम है, लेकिन 8 बजे आपने डिनर कर दिया तो पेनक्रियास को बोला भाई जगो, पहले तो इसको आप एब्जॉर्ब करो, है ना। तो अब पेनक्रियास का सोने का टाइम क्या कर दिया आपने, 10 बजे। तो जैसे ही आपने एक भी ऑर्गन के टाइम को हिलाया, बॉडी के सारे ऑर्गन का सिंक जो है, म्यूजिक था, वो नॉइज में बदल जाएगा, राइट। तो सबसे बड़ी गलती सभी लोग करते हैं, तो बीमार सभी हैं फिर, है ना। तो सभी के सभी बीमार हैं। तो 8 बजे की तरह जगह हमने यहां पे क्या किया, आपके डिनर को 7 बजे के अंदर ले आए। हम 6 बजे के अंदर भी लाने की कोशिश करते, तो से धीरे धीरे आपको ठीक होना है, तो हमने 6 को फ्लेक्सिबल करके 7 बजे तक कर दिया। 7 बजे तक खाना खा के आप यहाँ पे आ गए। तो अब भी आपके पेनक्रियास को 1 घंटे का टाइम है, 1-1.5 घंटे में वो अपना काम करके आप सोने चला जाएगा। अगर रात को सही से सोएगा तो सुबह सही से उठेगा भी, रात को ठीक से नहीं सोएगा तो सुबह उठेगा भी ठीक से नहीं। तो जितना इसको इधर खिसकाएंगे उतना आपके पेनक्रियास को आराम मिलेगा, जितना इसको भी इधर खिसकाएंगे उतना पेनक्रियास के लिए ठीक होगा। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है पेनक्रियास के बॉडी क्लॉक के लिए, पेनक्रियास के सर्केडियन रिदम के हिसाब से। आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना खाएं, लेकिन कोई भी खाना जो 8 बजे के बाद खाएंगे वो आपके अगले दिन का ब्लड शुगर बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, जॉइंट पेन बढ़ा देगा। आपका खाना सेम ही है, सिर्फ आपने यहाँ से उठा के यहाँ रखा। यही रोज हम करेंगे, रोज के रोज, रोज के रोज, रोज के रोज, तो उससे आपका जो रिदम है बॉडी का, जो म्यूजिशियन में ताना बाना है ऑर्गन्स का, वो धीरे धीरे बिगड़ता रहेगा या बिगड़ता रहता है। तो अब मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सुबह आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो सबसे बड़ा फूड, सबसे ज्यादा खाना पूरे दिन भर में मॉर्निंग का, बिगेस्ट अमाउंट ऑफ फूड इज द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, राइट। कि सबसे ज्यादा फूड कब खाना है, सुबह। FO, राइट, FO यानी कि पूरे दिन भर में जितना भी खाना खाते हैं उसके लगभग आधा या 40% सुबह खा लो पेट भर के, तभी हम बोलते हैं फ्रूट ब्रेकफास्ट। फ्रूट ब्रेकफास्ट मतलब बॉडी में जाता है, एकदम से एसिमिलेट हो जाता है, पेट भर के खाना। सबसे कम खाना कब खाना है, डिनर में, क्योंकि डिनर तक पेनक्रियास आर ऑलमोस्ट टायर्ड। तो लाइट फूड, लाइट डिनर। डिनर में आप देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर खाना रॉ में होता है, कुक्ड फूड का मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है। कुक्ड फूड को बॉडी में एसिमिलेट होने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को सबसे कम टाइम लगता है। वो तो हमने कुक्ड फूड को यहाँ से हटा दिया। अगर उल्टा सीधा कुछ खाना भी है तो डिनर इज़ नॉट द बेस्ट टाइम। लंच में आप कुक्ड फूड खा लें, खाते भी हैं, यहाँ भी खिलाया। तो इस तरह से अब हमारे जो प्रैक्टिस है आपका, हमारा दिनचर्या में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। सुबह का नाश्ता ना के बराबर करते हैं, यूं ही भाग जाते हैं, सुबह सुबह जल्दी है, ऑफिस लेट हो रहे हैं, बाद में देख लेंगे। रात हम पेट भर के खाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, राइट। तो मैंने खाना टोटल उतना ही रखा, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया। पहले ऐसा था, इसको बस ऐसे कर दिया। सिर्फ इतना चेंज से ही आपका ब्लड शुगर 50 mg पर डेसीलीटर ऑन एवरेज बढ़ा आएगा अगले दिन। आप बोलेंगे टोटल अमाउंट ऑफ फूड तो उतना ही है, बिल्कुल सही बात है, टोटल अमाउंट ऑफ फूड भी उतना है, टाइमिंग भी उतना है, सिर्फ आपने फूड की क्वांटिटी को रीशफल कर दिया, राइट। तो क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, राइट। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा एक और इंटरेस्टिंग बात करके देखते हैं। वो ये कि मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह का नाश्ता गायब कर देते हैं, गायब हो गया, सीधे लंच करते हैं, भागते हैं ऑफिस कि ऑफिस जाने के बाद फिर खा लेंगे, फिर लंच से ही उनका शुरू होता है। अगर ये हम खाली कर दें तो आप बहुत कम खा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि ब्लड शुगर भी कम आना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर आपने सुबह पेनक्रियास को खाने कुछ दिया नहीं तो उससे आपका ब्लड शुगर बढ़ता रहेगा, आप रियल डायबिटीज पेशेंट बन जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सिर्फ ज्यादा खाने से ब्लड शुगर बढ़ेगा ऐसा नहीं है, नहीं खाने से भी ब्लड शुगर बढ़ेगा। राइट टाइम पे खाना है, गलत टाइम पे नहीं खाना है। हम इसका उल्टा ही कर रहे हैं, जिस टाइम पे खाना है वो तो नहीं खा रहे हैं, जिस टाइम पे नहीं खाना है, ये ब्रेकफास्ट रात के 10 बजे, वो जो कहते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह वो कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं, अब देखिए हमने क्या किया,
अपने फूड को यहां से शिफ्ट करके इधर ले आए। आप समझ रहे हैं, राइट? फूड उतना ही है, लेकिन हमने टाइमिंग को शिफ्ट कर दिया। एक ऐसा टाइम जब सनसेट हो चुका था, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया। जितना ये इस तरफ शिफ्ट करेंगे, उतनी बीमारी आपका फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर चाहे वो कैंसर हो, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज हो, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, कोई भी बीमारी हो, राइट? सो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो जो मैंने अभी बताया वो इसमें है, इस रिसर्च पेपर में है, या फिर जो किताब आपको दी है उसमें ये रिसर्च पेपर भी दिया हुआ है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपका कोई दुश्मन है, चाहते कि जल्दी मर जाए, कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, तो उसको सिर्फ इतना करना होगा कि रात के 11-12 बजे लड्डू खिलाना होगा, जो भी उसको पसंद है, राइट? तो खाना सेम ही है, हमने उसको फैला दिया 12 बजे, 1 बजे, रात के 2 बजे, खाना वही है। कोई भी हेल्दी से हेल्दी खाना भी गलत टाइम पे खाएंगे तो सही असर नहीं कर सकता। तो कोई और आपका दुश्मन हो ना हो, कई बार आप खुद के ही दुश्मन होते हैं। रात को 12 बजे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और थोड़ा बहुत कुछ मंचिंग भी कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ मंचिंग करेंगे तो पेनक्रियास को तो उठना पड़ रहा है ना आधी रात को, है ना? पेनक्रियास जब आधी रात को उठेगा तो उसकी बॉडी क्लॉक को आपने गड़बड़ कर दिया, उसके रिदम को गड़बड़ कर दिया, तो बाकियों का रिदम सही नहीं रह सकता। तो आपके बॉडी में जो सबसे कमजोर कड़ी जो होगी, सबसे कमजोर ऑर्गन जो होगा, वो पहले हिलेगा। वो किसी का किडनी हो सकता है, किसी का हार्ट हो सकता है, किसी का लंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो जरूरी नहीं कि इट विल ट्रांसलेट इनटू ओनली हाई ब्लड शुगर। ब्लड शुगर फिर भी नॉर्मल रह सकता है, लेकिन कोई और आपके अंदर दिक्कत आ सकती है। पिछले 3 साल में आपने देखा होगा, जब से वर्क फ्रॉम होम आया है, जूम आया है, नेटफ्लिक्स आया है, जोमेटो आया है, आपके खाने की टाइमिंग का कोई एक नियम नहीं रहा, क्योंकि फूड बिकेम मोर एक्सेसिबल। कभी भी रात के 12 बजे फूड आ जाएगा, है कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, वर्क फ्रॉम होम, यानी कि काम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रात को भी काम कर सकते हैं। नंबर 3, नेटफ्लिक्स। अब सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखने की जरूरत नहीं, कभी भी आप मूवी अपने पसंद की देख सकते हैं। तो ऐसे में आपके खाने की टोटल क्वांटिटी बढ़ी हो या नहीं बढ़ी हो, लेकिन टाइमिंग आपका जरूर गड़बड़ हो गया है। ये जो टाइमिंग गड़बड़ हो गया, ये बहुत बड़ा डेंजरस बात है। कितना डेंजरस बात है? कैंसर है या कोई भी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है या बढ़ सकता है, इंक्लूडिंग ओबेसिटी, स्लीप, सारा कुछ ही बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्केडियन रिदम। सर्केडियन डिसरप्शन से हर तरह की बीमारियां बढ़ जाती है। बल्कि इसका उल्टा कर लेते हैं, जो लोग नाइट शिफ्ट में वर्कर काम करते हैं, रात को काम करते हैं, जैसे सोल्जर्स रात को काम करते हैं, डॉक्टर्स इमरजेंसी वाले रात को काम करते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट रात को काम करते हैं, तो रात को काम कर रहे तो खा भी रात को ही रहे ना, फिर दिन को सो रहे हैं। ऐसे लोगों में जो मोर्टलिटी रेट होती है वो बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, उनकी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, उनमें हार्ट डिजीज ज़्यादा होता है, वो जल्दी मर जाते हैं। उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। लेकिन जो लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जो रात को यूं ही जग रहे हैं, उनकी तो मजबूरी नहीं है, राइट? तो दुनिया भर में देखा गया कि ऐसे लोग जिनको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, या फिर जो रमादान होता है, रमादान में भी आप रात को खाते हैं, उन दिनों में हमारे जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ब्लड शुगर, उनमें ब्लड प्रेशर, उनमें सारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं उन दिनों में। फिर जब रमादान खत्म हो जाता है, नॉर्मल फूड में आता है, फिर दोबारा ठीक होने लगता है। तो ये बात आपको समझना होगा कि टाइम इज ए मेडिसिन एंड टाइम कैन बी ए पॉइजन, राइट? जैसे आपने टाइम को चेंज किया, मतलब आप ये काम करें, यही वाला खाना खाएं, लेकिन पेनक्रियास के सोने के बाद, राइट? जब पेनक्रियास सो गया रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक, और जब वो जग गया तब आप खुद सो गए, कुछ नहीं खाया, सो दैट कैन बी ए डिजास्टर, दैट इज अ डिजास्टर। सो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको ठीक करने का तरीका ये है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, या सर्कुलेटरी डिजीज हो, अगर हमने, चाहे कोई भी बीमारी हो, हमने अपने फूड को दोबारा से चेंज कर दिया, जो हम करते हैं, कैंसर के पेशेंट को हम बोलते हैं 10 AM टू 6 PM, यानी कि 8 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, 16 घंटे नहीं खाना है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, राइट? तो टोटल अमाउंट ऑफ फूड उतना ही हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, जो आपकी मर्जी है। कम ब्रैकेट में खाया और बाकी ब्रैकेट में नहीं खाया,
जब आप ऐसा करते हैं तो ट्यूमरस ग्रोथ वो कम होने लगेगा, आपका दर्द कम होने लगेगा, आपका ब्लड शुगर कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा, सारे आंकड़े अपनी अपनी जगह पे सेट होने लगेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कैसे करते हैं कि 15 दिन के लिए 8 आवर्स विंडो ऑफ ईटिंग। यहां पे समझना पड़ेगा कि विंडो ऑफ ईटिंग 8 घंटे का है। जैसे जैसे विंडो ऑफ ईटिंग आप बढ़ाएंगे डिजीज अपीयर होगा, हो गया ना, डिजीज अपीयर, राइट। और विंडो ऑफ ईटिंग घटाएंगे तो डिजीज डिसअपीयर होगा, हो गया ना, डिसअपीयर, राइट। तो ये दिमाग में विजुअल रखिए कि विंडो ऑफ ईटिंग को बढ़ा दिया, बीमारी आ गई, विंडो ऑफ ईटिंग को घटा दिया, बीमारी गायब होने लगी उसी स्पीड से। सो दैट इज वेरी इजी। 15 दिन तक ये, यानी कि ये कैंसर पेशेंट के लिए बोलते हैं हम, बाकी सबके लिए, ज्यादातर पेशेंट के लिए 10 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, 8 AM टू 6 PM। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएं, सारी दवाइयां छूट गई, इंसुलिन छूट गया, सारे डिस्कंफर्ट चले गए, पेन चला गया, स्वेलिंग चली गई, वीकनेस चली गई, एनर्जी वापस आ गई, तब जिंदगी भर के लिए 12 आवर विंडो ऑफ ईटिंग, यानी कि 8 AM टू 8 PM आप खाएंगे एंड 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM आप नहीं खाएंगे। वेरी सिंपल। तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। 8 AM टू 8 PM इज क्वाइट अ बिग टाइम, राइट। तो 12 घंटे आप खाएंगे और 12 घंटे आप नहीं खाएंगे। इस बात को समझने के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका एक मैं उदाहरण देता हूं, श्रीलंका का। श्रीलंका में हर देश की तरह, भारत की तरह, 15,000 किसानों ने अटेम्प्ट किया सुसाइड करने के लिए। सुसाइड करने के लिए पेस्टिसाइड खा लिया, लेकिन पेस्टिसाइड जब खाया तो ये देखा कि वो वाले किसान जिन्होंने पेस्टिसाइड शाम को खाया वो सब किसान बच गए, जो लोगों ने सुबह खाया वो सब मर गए। सुबह कोई भी चीज खाते हैं अच्छी या बुरी, बॉडी में एकदम से एसिमिलेट हो जाता है। शाम को सनसेट के बाद जो भी कुछ खाएंगे वो बॉडी में एसिमिलेट नहीं होगा, कहीं ना कहीं जमा हो जाएगा, तो उनको बचा लिया गया। तो बहुत ही क्लियर इस दुखदाई घटना से एक चीज साफ होती है कि टाइम ऑफ ईटिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है लाइफ एंड डेथ के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एज ईटिंग। तो यहां पे आपने ये अंडरस्टैंड किया। इसमें नींद का एक रोल है। आप में से बहुत लोगों ने लिखा कि नींद नहीं आती हमें ठीक से, नींद नहीं आती। आपने गौर किया कभी कि नींद, गहरी नींद में है, रात को बहुत पेशाब आ रहा है, मन नहीं कर रहा, लेकिन पेशाब इतना ज्यादा फोर्स है कि आपको मजबूरी में उठना पड़ रहा है, लेकिन पेशाब करके टॉयलेट से जब वापस आए तो अब नींद नहीं आ रही, नींद गायब हो गई। होता है ना? ऐसा क्यों होता है और क्या करना है कैसे ना हो, इसको समझिए। देखिए, जैसे ही आप पेशाब करने गए और टॉयलेट का लाइट ऑन किया, टॉयलेट का लाइट आजकल बहुत ब्राइट होता है, क्योंकि आपको मेकअप वगैरह करना होगा तो आपने ब्राइट लाइट लगाया हुआ है। ऐसे क्या, जब ब्राइट लाइट आंखों में पड़ती है तो वो पूरे बॉडी में जाता है, तो ब्रेन को सिग्नल आया कि ये तो दिन हो गया है। दिन में आपको अलर्टनेस देने के लिए कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बॉडी रिलीज करता है, और वो हार्मोन रिलीज करेंगे तो नींद गायब हो जाएगी। तो नींद को गायब करने का तरीका ये है, किसी को नींद आ रही हो तो ब्राइट लाइट को देखेगा तो नींद गायब हो जाएगी। तो ब्राइट लाइट को अनजाने में आपने देखा, क्योंकि आपकी लाइट की सेटिंग ऐसी है। जब हम बचपन में, मैंने देखा अपने, हमारे टॉयलेट में 0 वॉट बल्ब होता था, छोटा छोटा, है ना, लेकिन वो ट्रेंड अब खत्म हो गया है। तो यानी कि वो ट्रेंड दोबारा शुरू कर सकते हैं कि रात को जब जलाना है तो वो वाला बल्ब जलाएं जिससे सिर्फ इतना दिखाई दे कि आपको जाना कहाँ पे है, राइट। और टॉयलेट में भी छोटा सा बल्ब रहे, सिर्फ उतना कि जितना थोड़ा बहुत देखने के लिए। तो नींद के लिए इंपॉर्टेंट है दिन भर में ब्राइटनेस में रहना, बहुत ज्यादा लाइट, और सनसेट के बाद डार्कनेस में रहना, कम से कम लाइट। हम उल्टा करते हैं, दिन भर में तो कमरे में बंद रहते हैं, जैसे रात को स्क्रीन पे हम, टेलीविजन पे या मोबाइल के स्क्रीन पे हम कोई ना कोई चैटिंग करते हैं या कुछ ना कुछ देखते हैं, कोई ना कोई सीरियल, वेब सीरीज, तो उससे हमारी नींद का जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होता है। नींद को कंट्रोल कौन करता है? एक तो लाइट। दिन में अगर ब्राइटनेस पे रहेंगे तो रात की नींद अच्छी होगी, रात को अगर ब्राइटनेस में रहेंगे तो नींद अच्छी होगी ही नहीं, राइट। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, नींद को कंट्रोल करता है टेम्परेचर। नींद आएगी तब जब आपका टेम्परेचर डिप होगा। टेम्परेचर डिप करने के 2 तरीके, 3 तरीके, तो बॉडी खुद करता है।
तभी तो हम रोज सो पाते हैं, रोज नींद आती है हमें। जिनको नींद नहीं आती या हमको जब नींद नहीं आती कभी कभी, तो इसका मतलब उस दिन बॉडी का टेम्परेचर डिप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन टेम्परेचर अगर खुद ब खुद हमें कम करना है तो बहुत सिंपल है कि जैसे मैंने बताया, जिस कमरे में आप सोना चाहते हैं उस कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो, 2 डिग्री कम हो इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द लिविंग रूम्स। जब सोना है तभी उस कमरे में गए जो कि ऑलरेडी ठंडा है, तो आपको नींद जल्दी दिलाएगी। जब आप सो गए तो कोई और उस टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सकता है। या फिर अगर आपको एसी यूज नहीं करना तो एक और तरीका है कि आप सोने से आधे घंटे पहले गर्म पानी से नहा लें। गर्म पानी से नहाएंगे तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाएगा। अब नहाने के बाद टेम्परेचर दोबारा डिप करेगा। वो जो ऊपर से नीचे टेम्परेचर जाता है दैट ब्रिंग्स यू स्लीप, राइट। तो गर्म पानी से नहा लें, या तो जो तभी मैं बोलता हूँ हॉट वाटर इमर्शन जिनको करना है तो रात को करेंगे तो भी अच्छी नींद आएगी, आती भी है अच्छी नींद, राइट। तो अब देखिए, ये जो नींद है, नींद सही होगा तो उसी से हमारा मेंटल बैलेंस बनता है, हमारे जो दिमाग के थॉट है उससे कंट्रोल होते हैं। मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, चेक करने के बाद एक डरावनी मूवी देखिए। डरावनी मूवी देखने के बाद दोबारा चेक करेंगे तो ब्लड शुगर आपका बढ़ा मिलेगा, राइट। स्ट्रेस, फियर ब्लड शुगर को बढ़ाता है ना। तो जब भी किसी का ब्लड शुगर बढ़ता है तो लगता है कुछ खाएंगे उसी के रिस्पॉन्स पे ब्लड शुगर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका मेंटल कंडीशनिंग आपके शुगर को बढ़ाता है, आपका मेंटल कंडीशनिंग आपके बॉडी में फिजिकल चेंजेस लाता है, राइट। तो नींद अगर नहीं आएगी आपको तो अगले दिन का ब्लड शुगर भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट। तो एक अच्छी नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और नींद तभी आएगी जब हम दिन में सन के पास रहेंगे। आप ये डिसाइड कीजिए, दिन में जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो खिड़की खोल दें, खिड़की ना भी खोलें तो खिड़की का पर्दा खोल दें, लाइट आए चाहे सनलाइट ना आए, सनलाइट मतलब धूप ना भी आए तो धूप का जो लाइट है वो दिखाई दे। और खिड़की के सामने जब बैठेंगे और आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आप लाइट एक्सपोजर में हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जिनको नींद रात को नहीं आती, वो एक मेजर प्रॉब्लम है, तो उनको हम बताते हैं आधा घंटा दिन में धूप के पास रहो। धूप बॉडी में लगे ना लगे वो एक अलग फायदे उसके, लेकिन धूप जब दिखता है, धूप का दिखना, राइट, वो बॉडी को बताता है कि ये दिन है, डे है, राइट। तो जब बॉडी को डे का एहसास होता है तो बॉडी में उस तरह के हार्मोन बनते हैं। बॉडी में जब रात का एहसास होता है बॉडी को उस तरह के हार्मोन उसमें बनते हैं। तो लाइट एंड द टाइम ऑफ ईटिंग, ये 2 मेजर फैक्टर हैं जो आपके बॉडी के क्लॉक को कंट्रोल करता है। बॉडी का क्लॉक अगर कंट्रोल होगा तो बीमारियां कौन सी हैं? सिम्टम्स, जो आपके डिस्कम्फर्ट्स हैं वो अपने आप ही कम होने लगेंगे। डिस्कम्फर्ट कुछ भी हो सकते हैं। डिस्कम्फर्ट्स आपके पेट का दर्द है, आपके सिर का दर्द है, आपको वीकनेस है, आपको चक्कर आना है, वो अलग अलग हैं, आपने देखा ही। इरेस्पेक्टिव की वो बीमारियां कुछ भी क्यों ना हो, वो सारे अपने अपनी जगह पे सेट होते जाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ सर्केडियन रिदम। इसमें हमने अभी तक जो बात की कि फूड की टाइम, लेकिन एक बात और है जो हमने इंक्लूड किया कि क्यों ना हम फूड भी सही वाला खाएं, DIP डाइट, जो कि हमने कल ही ऑलरेडी बात किया। और इसके अलावा जो एक आखिरी चीज़ है जिसके बारे में बात किया वो है 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी में हमने देखा है कि जब आप धरती के कांटेक्ट में होते हैं, जैसे कि अभी हैं, पहले 10 सेकंड के अंदर ही आपका वोल्टेज 0 हो जाता है, विद इन द फर्स्ट 10 सेकंड। 20 मिनट में ही मूड और स्ट्रेस में इंप्रूवमेंट आता है। 45 मिनट्स के अंदर पैल्पिटेशन आपके ठीक होने लगते हैं। अक्सर हमने देखा है पेन में आराम मिलता है विद इन 1 आवर। 1-2 घंटे कर लेंगे तो अच्छी नींद आती है। ओवरनाइट मतलब रात भर अगर 0 वोल्ट बेडशीट में सोएंगे जैसा कि आप सो रहे हैं तो वुंड हीलिंग बड़ी तेज होती है। दुनिया में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो पूरे दिन, जैसे साइकिल रेस, टूर de France का नाम सुना आपने? टूर de France जो सबसे कठिन मैराथन साइकिल रेस है, कई दिन तक चलता है, उसका नाम है टूर de France, हर साल होता है। उसमें साइकिलिस्ट दिन भर साइकिल चलाते हैं और रात को साइकिल जहां पहुंचते हैं चला के वहीं पे होटल बुक होता है और रात भर वहां सोते हैं, फिर अगले दिन दोबारा साइकिल चलाते हैं, और ऐसा कई दिन तक करते हैं। क्योंकि वो रेस है तो बड़ी तेज साइकिल चलाते हैं, और क्योंकि वो पहाड़ी रास्ता तो उसमें गिरते भी हैं, चोट भी लगती है। अब जब चोट लगती है उनको, तब चोट को ठीक होने के लिए वही वाला टाइम है जब रात को सो रहे होते हैं। तो यानी कि उनको अपनी हीलिंग को तेजी से करना है।
क्योंकि सुबह तक वो हीलिंग हो जानी चाहिए, तभी तो अगले दिन साइकिल चलाएंगे ना। तो हीलिंग को तेजी से करने के लिए जो टूर de फ्रांस है, जो दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग चैंपियनशिप है, जस्ट लाइक ओलंपिक्स, उसमें उन खिलाड़ियों को होटल में 0 वोल्ट बेडशीट, इसी तरह के बेडशीट जिसमें सो रहे हैं उसी में सुलाते हैं। क्योंकि ये उनको पता है कि इसमें जब सुलाएंगे तो वो जो इंजरी हुई है, साइकिल से गिर के चोट लगी है, वो चोट बड़ी तेजी से, वो हड्डियां जो जो या स्प्रेन आ गया है या मोच आ गया है, वो बड़ी तेजी से, या वो जो थकान आया है पूरे दिन भर की साइकिल चला के, वो बड़ी तेजी से ठीक होगा, राइट। तो टूर de फ्रांस में कई सालों से जो होटल्स में उस वक्त खिलाड़ियों को बंदोबस्त करते हैं, तो उसमें उस तरह का बंदोबस्त होता है जिस तरह का बंदोबस्त आपके रूम में है 0 वोल्ट बेडशीट का। तो मैं ये एग्जांपल ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। 7 दिन तक लगातार आप सिर्फ 0 वोल्ट बेडशीट में सोएंगे, यानी कि एक दिन में आप 8-10 घंटे अर्थ के कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, उससे आपका ब्लड शुगर भी ठीक होगा, और उससे ब्लड डिसऑर्डर 1 महीने में, जैसे जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, जिनका प्लेटलेट डाउन हो जाता है, जिनका हीमोग्लोबिन कंट्रोल में नहीं आता, डाउन हो जाता है, उनको फायदा होगा। ऐसे पेशेंट्स को, छोटे बच्चे, थैलेसीमिया के बच्चे, उनको हम बोलते हैं कि सीधे आप जमीन से जुड़ो, नंगे पैर खेलो। पेड़ को जब आप टच करेंगे, एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, वो कर सकते हैं कि आप जैसे ही पेड़ को छुएंगे तो पेड़ को छूते भी हुए विदिन 10 सेकेंड आपका वोल्टेज 0 हो जाएगा। पेड़ भी जमीन से जुड़ा हुआ है ना, हालांकि वो लकड़ी है लेकिन वो कंडक्टिव है। कंडक्टिव समझते हैं, राइट। तो वो कंडक्टिव है, और ये टेस्ट कर सकते हैं आप। वोल्ट मीटर आपने देखा होगा कल सुबह, तो वो वोल्ट मीटर से वो टेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो वो चीजें आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे एक, जब आपका पैर जमीन से जुड़ता है तो आपके बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में धरती से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाने लगता है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से इन्फ्लेमेशन, घाव बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मिलने लगता है तो घाव घटने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी फ्रूट या सब्जी से नहीं मिलेगा, वो तो धरती से मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ह्यूमन बीइंग धरती से अब उतना जुड़े हुए नहीं हैं। हम रोड पे चलते भी हैं तो वो सड़क जो है वो भी धरती से अलग इंसुलेटेड है, ऊपर से हमने जूते तो पहने ही हुए हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। दिखने में सिंपल है, फ्री है, बट इसके बिना हम पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं सकते। जब तक आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो जाए, तब तक आप हेल्दी हो नहीं हो सकते। फिर चाहे आप डाइट कितनी अच्छी कर लें, टाइम कितनी अच्छी कर लें, तो इसका मतलब 0 वोल्ट यानी कि अर्थ से जुड़ने का एक अलग इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे पहलू को जब आप साथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो एलिमेंट हमें लगता था कभी ठीक नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कभी ठीक क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप कभी ऐसा कर भी नहीं रहे। एक दिन में हर दिन यू हैव टू बी इन टच विथ अर्थ अबाउट 10 आवर्स, 10 घंटे। लेकिन 10 घंटे तो रह नहीं सकते, इसीलिए हमने ये जुगाड़ किया है, इसीलिए हमने वो बेडशीट बनाया है। उस बहाने हम इनडायरेक्टली धरती से कनेक्टेड हैं। एटलीस्ट जब हम सोते हैं 7-8 घंटे, तब तो कनेक्टेड हैं ही हैं। या जैसे मैंने अपने ऑफिस में किया कि इस तरह का हमने नीचे पायदान बना लिया, उस पे पैर रखते हैं, नंगे पैर, और वो पायदान जैसे आप देखेंगे ये तार सीधे नीचे कनेक्टेड है धरती से, राइट, विद अर्थ। तो ये छोटी छोटी दिखने वाली बातें हैं, लेकिन यही आपके बॉडी के सिस्टम के, बॉडी का जो सर्केडियन क्लॉक है उसको कंट्रोल करता है। और इनके कंट्रोल करने से जो बॉडी में जैसे मिर्गी का जो दौरा पड़ जाता है, या जो पार्किंसन है, आपने देखा कुछ लोगों को हाथ मिलाएंगे तो हाथ कांपते हैं उनके, है ना, पार्किंसन है। यूं समझिए कई बार आप देखते हैं कि बल्ब जल रहा है लेकिन फ्लिकर कर रहा है, लूज कनेक्शन है ना, कनेक्शन है तो सही, करंट पूरी तरह नहीं जा रहा, रुक रुक के जा रहा है, तो दैट इज पार्किंसन। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि ये 0 वोल्ट पे आप रहिए रोज 10 घंटे, इन एडिशन टू दैट हॉट वाटर इमर्शन कीजिए रोज 1 घंटे। जब ऐसा वो करते हैं 1 महीना 2 महीना में उनका पार्किंसन गायब हो जाता है, यानी कि उनका कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश हो जाता है। तो अदरवाइज पार्किंसन का कोई इलाज तो है ही नहीं। इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि पार्किंसन को ठीक करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो आप दे ही नहीं रहे। जिस चीज की जरूरत है वो देंगे नहीं, तो दुनिया में कितनी भी ताकत लगा लें वो ठीक नहीं हो सकता। जरूरत ही इस चीज की है और ये हम दे नहीं रहे, राइट। सो इसीलिए आप देखेंगे कि इंसान सबसे ज्यादा बीमार रहता है। एनिमल्स नहीं बीमार रहते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं वो बीमार नहीं रहते हैं उतने, वो भूखे रहते हैं, वो
पोल्यूटेड गंदा खाना भी खाते हैं, न्यूट्रिशियस भोजन भी नहीं मिलता, खाना भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन वो उतने बीमार नहीं पड़ते हैं। और हम जैसे लोग हैं जो थोड़े समर्थ लोग हैं, जिनके जूते पहन के फ्लोर्स में रहते हैं, राइट, तो वी आर डिसोसिएटेड विद द अर्थ एंड वी आर मोर सिक देन रेस्ट ऑफ द पब्लिक, राइट। तो इसी तरह से आपको बहाने ढूंढने हैं कि कैसे हम धरती से जुड़ें, डायरेक्टली जुड़ें, मॉर्निंग वॉक करें तो नंगे पैर करें, और डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली जुड़ें, जैसे अभी आप कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको बेसिकली अपने सर्केडियन रिदम को ठीक करना है। सर्केडियन रिदम ठीक करेंगे तो आपके जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लगेंगी। और इसी में कभी कभी कुछ लोगों को, जो जिन्होंने अपनी हालत ज़्यादा बिगड़ दिया, उनको हॉट वाटर इमर्शन की ज़रूरत पड़ती है, उनको पंचकर्मा थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो बातें मैंने अभी बताई हैं, आप अपने घर में जाके ये बातें अपने परिवार के लोगों में तो डाल ही सकते हैं, एक हफ्ते उनको करके देख ही सकते हैं। एक हफ्ते में सिर्फ इतने से ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, ओनली दिस मच, राइट। जो एक्सट्रीम केसेस हैं उन्हीं को फिर वो पंचकर्मा, हॉट वाटर, वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। बाकियों के लिए दिस मच इज एनफ टू सी द रिजल्ट इन 1 वीक, राइट। दिस एंड 0 वोल्ट थेरेपी, DIP डाइट, ये तीनों चीज़ें कॉमन फॉर एवरी पेशेंट, हर पेशेंट के लिए। अब जैसे अभी बात हो रही थी लिफ्ट में, दांतों की प्रॉब्लम, दांत टूट गए हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, अल्सर हो गया है, कैंसर हो गया है, इस तरह के पेशेंट आते हैं। माउथ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंह में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो घाव होता है, जिन्हें कोई लोग कैंसर भी बोलते हैं, वो बड़ी तेजी से ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट मीन्स रॉ एंड लिक्विड। कोई भी चीज में 2 गुण होने चाहिए, एक तो रॉ होना चाहिए, दूसरा लिक्विड होना चाहिए। जैसे हमने सब्जियां ली, उसकी स्मूदी बना दी, तो रॉ भी है, लिक्विड भी है। फल लिया, उसकी स्मूदी बना दी, रॉ भी है, लिक्विड भी है। हमने कोकोनट वाटर पी लिया, वो भी लिक्विड है। हमने नट शेक बना के पी लिया, नट शेक मतलब जैसे नट्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं और कोकोनट वाटर है, तो वो शेक बन गया। तो ऐसे लोगों को हम कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट में रखते हैं, जिसमें सिर्फ शेक्स होते हैं, नट शेक्स, सिर्फ फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस एंड कोकोनट वाटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कुक की जाती हो, जिसमें हीट यूज होता हो। जब वो सारे इंग्रेडिएंट मुंह से पेट में जाएंगे, तो मुंह से पेट में जो जो चीज कांटेक्ट में आएगा, स्किन, वो ठीक होता चला जाएगा। तो इस तरह से मान लो आपके दांत में दर्द भी है, या कोई और जबड़ों में दर्द है, या घाव है, तो यानी कि लिक्विड डाइट फॉर 7 डेज, 5 days to 7 days। लिक्विड डाइट में किसी भी चीज को लिक्विड बना दीजिए जो रॉ फॉर्म में है। एक अच्छा मिक्सी चाहिए आपको, एक अच्छा जूसर चाहिए आपको, इतना ही करना है, तो उससे वो ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है। तो खैर, आप में से कितने लोगों को कौन से डाइट को की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों को लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, किनको DIP डाइट में कौन सा काढ़े की जरूरत पड़ेगी, ये सारी बातें कल जो आपका सर्केडियन चार्ट बनेगा हर एक का, उस सर्केडियन चार्ट में डिटेल में लिखा रहेगा कौन से थेरेपी की जरूरत है, कितने दिन करना है थेरेपी। अगर हॉट वाटर करना है तो किनको करना है, कितने दिन करना है, कितने घंटे करना है रोज, अगर तो 1 घंटा करना है या आधा घंटा करना है। दवाइयाँ कौन सी छोड़नी है, कितनी छोड़नी है, जो छोड़ दिया वो उसके लिए दोबारा कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो कल जो सर्केडियन चार्ट आपका बनेगा, सभी वो बनेगा रात को, क्योंकि रात को अभी आपके आंकड़े दोबारा लेंगे, किसी का ब्लड शुगर का, किसी का ब्लड प्रेशर का, किसी का वेट का, उन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और करके फिर हमारी जो टीम है, हमारी टीम में एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, मेडिकल या फिर मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब मिलके आपका एक एक का चार्ट बनेगा। वो चार्ट आपको सुबह देंगे। जब रात को वो ये करेंगे तो वो रात को करने में लगभग 2-3 बज जाते हैं। तो यानी कि उन सब का आज का जो सर्केडियन रिदम है बिगड़ने वाला है। लेकिन कभी कभी हफ्ते 10 दिन में बिगड़ भी जाएगा। तो जैसे कल आप घर जाएंगे, जो लोग फ्लाइट से जाएंगे आधी रात को पहुंचेंगे, तो आपका भी शेड्यूल बिगड़ गया। कभी कभी बिगड़ेगा तो वो अपना बॉडी झटका सह लेती है। लेकिन एज ए रूटीन रोज ही बिगाड़ के रख देंगे तो धीरे धीरे गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाती है। उसी को बोलते हैं हम बीमारी। तो बीमारी चाहे कुछ भी हो, आपने देखा यहाँ पे, यहाँ आने का फायदा क्या है कि आप सिर्फ अपनी बीमारी को नहीं देख रहे हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं बाकी और लोग, इंसुलिन वाले लोग, ब्लड प्रेशर वाले लोग, हर तरह के बीमार वाले लोग, तो उनको भी ठीक होते हुए देख रहे हैं। उससे आपको पता चल रहा है कि बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब आप अपने सर्केडियन रिदम को ठीक करने लगते हैं तो बीमारियां अपने आप ही रिवर्स होने लगती है। और जब तक उनको ठीक नहीं करेंगे बीमारी रिवर्स होगी ही नहीं। इसीलिए जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो सालों साल तक रहता है, राइट। जिनको जो बीमारी है वो सालों साल तक रहता है।
क्योंकि उस बीमारी को ठीक करने का जो मेन मैकेनिज्म है उसको आपने इग्नोर कर दिया और ध्यान कहीं और है, दवाइयों पे है, केमिकल्स पे है, इंजेक्शन पे है, सर्जरी पे है, टेस्टिंग पे है, और जिससे जिंदगी भर हम बीमार हैं। इसीलिए बोलते हैं डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, बीपी ठीक नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जबकि ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, हो सकती हैं। आपने भी देखा 2 दिन में भी आपने देखा जो मैंने अभी बताया, इतने सारे लोगों का कितने सारी इंसुलिन छूट गए, कितने सारे सिम्टम चले गए, सिर्फ अपना सर्केडियन रिदम को थोड़ा बहुत ठीक करके। तो खैर आज हम यहीं पे ये विराम लेते हैं। अब हम कल अगले लेक्चर यानी कि अगला लास्ट वाला लेक्चर सुबह 10 बजे होगा, जब आपका सर्केडियन चार्ट आपको मिलेगा, आपको बेडशीट्स मिलेंगी, आपको अपने अपने पंचकर्मा किट मिलेंगे, और तब या जो सवाल आप पूछेंगे अभी आप जमा करेंगे दोबारा से, उसके जवाब मिलेंगे। और कल के बाद घर जाने के बाद भी आपके सवाल हो सकते हैं कुछ, तब क्या करेंगे? तो घर जाने के बाद भी सवाल होंगे तो वो हम नॉर्मली ये करते हैं, जो इस बार भी करेंगे। आज सैटरडे है ना, अगले सैटरडे को शाम को 5 बजे जूम मीटिंग, शाम को 5 बजे जो लोग आ सकते हैं जुड़ जाएंगे, है ना। थैंक यू। तो थैंक यू।